संचार के माध्यम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम मीडिया। एक छोटे रूप में, एक छोटे नाम में बोलते हैं इसको मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने के से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे समूह हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसीलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अब आपको ये समझाया है कि मास मीडिया होता क्या है। मास मीडिया या मीडिया होता है कोई भी न्यूज़, खबर टीवी या अखबार द्वारा हमारे पास तक पहुंचाना, या ये कह सकते हैं आप छोटे रूप में एक इंसान से दूसरे इंसान तक किसी भी मैसेज को भेजने को मीडिया कहते हैं, माध्यम कहते हैं। माध्यम मतलब वो तरीका जिससे एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुंच सके। जैसे फ़ोन पर क्या होता है कि एक इंसान बात करता है दूसरे इंसान से, तो फ़ोन क्या है? माध्यम है। फ़ोन के माध्यम से ही हम बात कर रहे हैं। टीवी क्या है? जो भी हमारे देश में हो रहा है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। तो टीवी एक माध्यम है कि अपनी बात लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जाए। इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि इस माध्यम को अलग अलग शब्द दिए गए हैं। मीडिया, मास मीडिया, माध्यम, या आप बोल सकते हैं माध्यमों। ठीक है, बहुत अलग अलग मीडियम, बहुत अलग अलग इनके शब्द और उनके अलग अलग तरीके से अर्थ दिए हैं, लेकिन सबका मतलब यही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने वाली वस्तु को माध्यम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और तकनीक। जो संचार माध्यम है और उसकी जो तकनीक है उसके बारे में। इसके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अब आप देखेंगे कि हाल ही में क्या हुआ है, जनसंचार माध्यम के लिए एक नया प्रयोग चालू हुआ है। वो प्रयोग क्या है
केबल टीवी और इंटरनेट और केबल टीवी के द्वारा जो माध्यम की संचार माध्यम जो है वो तीव्र गति से चल रहा है, इसकी गति बढ़ गई है, इन एडवांस हो गया है वो। पहले जो चीज़ें बहुत टाइम लगाती थी पहुंचने में लोगों तक, अब वो इंटरनेट के द्वारा जल्दी पहुंच जाती हैं। जैसे आप देखते हैं लाइव टीवी पर क्या होता है, लाइव आता है, जो हो रहा है वो लाइव दिखाया जाता है। तो इंटरनेट होता है उसी के द्वारा, इंटरनेट होता है केबल टीवी, केबल लगी होती टीवी में, केबल टीवी के द्वारा ही लाइव न्यूज़ इंसान हम लोग देख सकते हैं। आप इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से क्या फ़ायदा है, इंटरनेट आपको पता है कि अगर अभी 1 घंटे पहले कुछ भी कहीं हुआ है और उसकी वीडियो बनाई गई है और वो अपलोड कर दी गई है, तो 1 घंटे के अंदर ही इस पूरे देश में बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। जो खबर आपको आज हुई है, आज कोई भी केस या आज कुछ भी हुआ है, कहीं एक्सीडेंट या कुछ भी एक्सेट्रा, तो वो चीज़ आपको आज की हुई आपको कल या परसों की बजाय अभी के अभी 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है। तो वो किसके द्वारा हो पाया है, इंटरनेट के द्वारा। और टाइम के साथ साथ ऐसे अलग अलग प्रौद्योगिकी निरंतर बदलते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम में और टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आपके विचार से समाचार पत्र को, जो समाचार पत्र छपे हुए होते हैं, उसको माध्यम क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है कि समाचार पत्र जो है, अब जिन लोगों के पास टीवी देखने का टाइम नहीं, वैसे आज के टाइम सभी के पास होता है, लेकिन अखबार किन के काम आते हैं कि भाई जो भी हमारे देश विदेश में चीज़ें हुई हैं वो अखबार के द्वारा, बहुत से लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं या उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो अखबार के द्वारा इन सभी खबरों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब अखबार और पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी और रेडियो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है इसको, किसको, टीवी और रेडियो को। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों में आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शन चित्र, सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया का
बहुत पास ला दिया है। अब आप देखेंगे कि वैसे तो ये मशीन जो है, जो भी चीज़ें हैं, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, अब जो है आगे और भी मशीनें बदल रही हैं और अत्याधुनिक ज़्यादा से ज़्यादा बनने संचार के माध्यम बन रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि हाँ, और से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संचार माध्यम बन रहे हैं। अब संचार माध्यम ज़्यादा लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, चित्रों के द्वारा मतलब चित्र देखने को मिलते हैं, जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं, चित्र देखने को मिलते हैं, उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, जिससे कि हमारी गुणवत्ता में सुधार आता है। जो उसके बारे में हमें जो बताना चाह रहा है, अगर हम पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आप उसको कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर वही चीज़ आपको वीडियो के द्वारा दिखाई जाती है तो जो वो बात कही जा रही है, जो एग्जैक्ट उसका मतलब है, वीडियो में आपको वही दिखाया जाएगा, ना कि आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कल्पना हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, तो वीडियो द्वारा जो वो खबर आपको बताना चाह रही है, आप सिर्फ वही सुनेंगे और समझेंगे, आप अपनी कल्पना नहीं करेंगे उसमें। अब आज के टाइम में लोगों के पास अगर टीवी नहीं होता तो लोगों को लगता है कि हम समाज से बहुत दूर हैं, हमें समाज की जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए आज के समय में सबके पास आपको टीवी मिलेगा और उसी टेलीविज़न के द्वारा दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, देश विदेश की चीज़ें सुनने को देखने को मिलती हैं। एक देश से दूसरे देश की जो मनोरंजन चीज़ें हैं, जो मनोरंजक चीज़ें हैं, वो सब देखने को मिलती हैं, या वहाँ जो भी चर्चा हो रही है सरकारों के बीच, वो सब आपको देखने को मिलती है। तो आप एक देश में बैठकर दूसरे देश की जानकारी, बल्कि पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। संचार माध्यम और धन के बारे में पढ़ेंगे आप। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण और संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। आप देखेंगे जहाँ जनसंचार द्वारा जो भी चीज़ें उपयोग में लाने वाली होती हैं, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है समाचार लोगों को पहुँचाने के लिए, वहाँ पर टीवी की, स्टूडियो की बारे में, तो वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो टीवी होती है, वहाँ टीवी हम देखते हैं, उसके पीछे के बारे में सोचिए कि वहाँ जो समाचार वाचक जो है बैठा हुआ है, वो किस तरीके से खबरें हमारे तक ला रहा है। फिर रेडियो या स्टूडियो के बारे में आप सोचेंगे तो उसमें वहाँ पर लाइटें, कैमरे, आवाज़ के लिए रिकॉर्डर, यंत्र और अलग अलग चीज़ों की सैटेलाइट की ज़रूरत होती है और ये बहुत मूल्य के होते हैं, इनके मतलब बहुत महंगे होते हैं ये। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, मतलब वहाँ पर जो आपको समाचार सुना रहा है सिर्फ उसी को वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काम में उसकी सहायता करते हैं समाचार वाचक की। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने सभी अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। और आपने अभी पढ़ा कि संचार माध्यम जो है बदलते रहते हैं, इसीलिए उनमें खर्च भी ज़्यादा होता है। पहले अलग तरीके से हो रहा होता है, जब उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो अलग तरीके से होने लगता है और ज़्यादा होने लगता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। देखेंगे अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र के किसी बड़े
व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग को बहुत मेन माने जाते हैं, बहुत आवश्यकता होती है इनकी। किसकी? धन की बहुत आवश्यकता होती है। किसमें? टीवी चैनल और समाचार पत्र में। आप पढ़ेंगे, जिन संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। जो जनसंचार है, जिसके द्वारा हमें सारी खबरें सुनने को मिलती हैं, वो अलग अलग वस्तुओं का विज्ञापन और किस तरीके से ज़्यादा जनसंचार जो है वो बदलते रहते हैं, इसीलिए धन ज़्यादा खर्च होता है, धन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आप देखेंगे कि इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्ययन में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापन वस्तु खरीदें। जो आप देखते हैं कि आप कभी भी टीवी देख रहे हैं, कुछ भी शो देख रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ देख रहे हैं, या आप मैच ही क्यों ना देख रहे हैं, बार बार बीच बीच में ब्रेक आते हैं। ब्रेक में क्या होती है? ऐड आते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको दिखाया जाता है। तो इसलिए दिखाया जाता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को देखें और बाहर जाकर उन चीज़ों को खरीदें, जिससे जो धन की प्राप्ति होती है वो हो सके। इसीलिए आपको बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं और ऐड जिसे बोलते हैं, ऐड दिखाए जाते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। अब संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब लोग चाहें तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। किस तरीके की कार्रवाई? जैसे संचार माध्यमों से नागरिक जो जान सकते हैं कि भाई सरकार में क्या काम हो रहा है, तो लोग जागरूक होते हैं इससे, और वो किसी चीज़ पर अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है तो वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये चीज़ देखने को ही ना मिले, पता ही ना हो, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं। ऐसे वे संबंधित मंत्री का पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं वो लोग जो है मंत्री को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध के लिए आयोजित कर सकते हैं इस पत्र को हस्ताक्षर के लिए, और अभियान आदि चलाकर सरकार के और उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। अगर कोई भी डिसीजन ले चुके हैं सरकार, तो लोग जो है पत्र लिखकर या अपने सार्वजनिक विरोध से उस पर दोबारा पूर्ण विचार करने के लिए
आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होना चाहिए। अब जानकारी देने से के संबंध में आप संचार माध्यम को महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। अब हम पढ़ेंगे आगे। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि अगर आप सिर्फ एक ही न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक के ही बारे में पता चलेगा। अगर एक ही न्यूज़ देखेंगे आप टीवी पर तो आपको सिर्फ एक के बारे में पता लगेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग चैनल देख रहे हैं, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको दोनों के पक्ष के बारे में पता लगेगा और दोनों के पक्ष सुनने के बाद आप उसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो आप विचार किस पर करेंगे? जो आपने एक चीज़ पढ़ी है वो आपको सही लगेगी, जो आपने एक चीज़ न्यूज़ में देख ली है आपको वही चीज़ सही लगेगी। लेकिन अगर आपने दो न्यूज़ देखी हैं और दोनों में अलग अलग चीज़ें कही गई हैं एक ही विषय में तो आप अपना विचार कर सकते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या नहीं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों के तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। अब आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से आप जो है नागरिक जो है वो किसी भी चीज़ का, सरकार के किसी निर्णय का विरोध कर सकता है। तो संचार का जो माध्यम है वो एक स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अब लोकतंत्र देश में ये होना चाहिए कि स्वतंत्र समाचार का माध्यम हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक लोकतंत्र देश तभी तो है जब वो कोई भी चीज़ अपने ऊपर फाउंडेशन के तौर पर ना यूज़ करे, बल्कि अगर उसे सही लगे और जो सही है वही कार्य हो, वही चीज़ें हों। तो इसीलिए इस माध्यमों के द्वारा, जनसंचार के द्वारा लोगों को सारी चीज़ों से अवगत कराया जाता है। सब चीज़ें लोग खुद देखते हैं। हाँ, प्रत्येक नागरिक अपने देश में हो रही चीज़ों के बारे में देखता है। अलग अलग न्यूज़ों पर देखकर अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ता है, सुनता है कि
क्या कह रहे हैं उसमें वो, और फिर अपना विचार करते हैं। अपने विचार द्वारा फिर निर्णय लिया जाता है कि नागरिक को किस तरीके से उसके बारे में अवगत कराया जाए। अब ऊपर आपने पढ़ा कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि ये सारी जानकारी हमें मिलना ज़रूरी है। ये एक विश्वसनीय और तटस्थ होना चाहिए। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। तथ्य क्या है कि संचार माध्यम जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। सरकार का उन पर नियंत्रण होना चाहिए। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जब कोई भी सरकार जो है वो जन समुदाय के बारे में अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिनिधित्व करती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के रूप के ऊपर सेंसर लगाया है। भारत में कई बार ऐसे इतिहास में ऐसी सरकार आई है जब संचार जो माध्यम है उनके ऊपर सेंसर लगाया गया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेकर 1977 तक का है, आपातकाल का था। जब आपातकाल की स्थिति आई थी हमारे देश में 1975 से लेकर 1977 तक सेंसरशिप लगाया गया था सरकार ने इन सभी संचार माध्यमों पर। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन यह सेंसर माध्यम से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। आपने देखा है कि आज के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी न्यूज़ों पर सेंसर लगे हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं लगे हुए होते। तो जिन पर भी लगे हुए होते हैं वो क्या हैं, जैसे फिल्में, जो फिल्में होती हैं उनमें सेंसर लगे होते हैं जिससे यह पता लगे कि ये देश के खिलाफ तो नहीं है। अगर ये देश के खिलाफ है तो उसको हटाया जा सके। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार में गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ों में सेंसर लगी होती है, इसलिए लोग क्या संचार माध्यम को स्वतंत्र नहीं मानते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस चीज़ में सरकार ने सेंसर लगाया हुआ है कि ये लोगों तक चीज़ें जाएं और ना जाएं। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वे मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए क्या होता है कि अतिरिक्त संचार माध्यमों में किसी मुद्दे पर खास पक्ष पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो जिस चीज़ पर सरकार ध्यान केंद्रित कराना चाहती है सिर्फ उसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें, इसलिए वो मुद्दा बार बार दिखाया जा रहा है।
ये लोगों को लगता है और कई बार ऐसा होता भी है। मसौदा तय किया जाना। मसौदा तय कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की संपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि से समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। अब जैसे अगर कोई भी विद्यालय ये वार्षिकोत्सव की खबर आए तो शायद जो है लोग इतने समाचार के योग्य से नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता हो या कोई अतिथि आए को आमंत्रित किया जाए तो लोगों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है कि उस समाचार को सुने और देखें। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने के में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर किसी अभिनेता के बारे में कोई अभिनेता किसी को किसी समाचार को किसी के विषय में बता रहा है तो लोगों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है और लोगों उसके बारे में जो दिखाया जा रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और उन मुद्दों की ओर आकर्षित होते हैं और यह हमारे जीवन की महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इस पर और विचारों को निर्मित करने का मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब विचारों पर बहुत मुख्य भूमिका निभाई जाती है इसमें और हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अब इसे कहा जाता है कि जो संचार माध्यम है ये हमारा मसौदा या एजेंडा बोल सकते हैं आप इसको, ये तय करता है। एजेंडा मतलब टारगेट। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई थी। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। आप देखेंगे कि जो कोला पियो के बारे में इतनी गुणवत्ता और इतनी चीज़ें बताई हैं उसके लिए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस पर गया और उसके बारे में गुणवत्ता को लोग देखने लगे और यूज़ करने लगे। जबकि सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की। संचार माध्यम के द्वारा कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं
जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरणतः कई बार क्या होता है कि सरकार जो है हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताने में असफल रहते हैं, बल्कि जो दूसरे प्रसिद्ध अभिनेता होते हैं वो उस चीज़ के बारे में लोगों को इतना विज्ञापनों के द्वारा इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं कि लोगों को लगती है कि ये चीज़ सही है और सरकार की कही बातों को वो नहीं मानते। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। अब पीने के पानी के बारे में हमें नहीं कोई न्यूज़ आती, नहीं कुछ सुनने को मिलता, जबकि कितने हज़ारों लोग जो हैं पानी की वजह से, ना मिलने की वजह से मर जाते हैं, लेकिन इसकी चर्चा न्यूज़ में नहीं होती। एक सुव्याख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपांतरण देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उस सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा कर दिया गया, पर किसी ने इस पर ज़रा सी भी ध्यान नहीं दिया। अब मुंबई में कई सारी जो झोपड़ियों को गिरा दिया गया, लेकिन समाचार पत्रों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वस्त्र प्रदर्शित और फैशन वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया। तो आज के टाइम पर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं न्यूज़ में, वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती हैं, ना कि सच्चाई। जो चीज़ ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें दब जाती हैं इन चीज़ों के सामने। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में जो संचार माध्यम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचारों के द्वारा ही हम सुनते हैं कि सरकार में क्या काम किस तरीके से हो रहे हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। सरकार तय करती है कि हम किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसी तरीके से वो एजेंडा तय करती है। जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टीवी पर वही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं, टीवी पर वही चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना को की खबर छापने से रोक सकती है। सरकार चाहे तो किसी भी कई घटना हुई है उसको छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप किसे बोलते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं उसे कि सरकार तय करे कि क्या खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए और क्या नहीं। जो उन्हें लगता है कि ये घटना हुई है, इसके बारे में खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, तो सेंसरशिप के द्वारा उस खबर को लोगों तक नहीं पहुंचाते। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय महत्वपूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। समाचार से हमें प्राप्त होता है कि जो तथ्यात्मक जानकारी है, इससे हमें सभी जो है पूर्ण, मतलब सभी जानकारी पूर्ण नहीं होती है, सभी जानकारी नहीं मिलती है। ये एक पक्षीय होती हैं कि जो सरकार चाहे सिर्फ वही जानकारी हम तक पहुँचे। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक। अब जब हम न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न हमें खुद से करने चाहिए कि इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। इन चीज़ों के बारे में
हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हमारा ये संचार माध्यम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप देखेंगे कि इसमें संचार के बारे में ही बताया गया है कि संचार हमें होता तो इसलिए है कि हमें सारे देश विदेश की जानकारी मिले और मिलती भी है, लेकिन इसमें भी सरकार जो है कुछ चीज़ों में सेंसरशिप चलाती है कि क्या चीज़ें, क्या खबरें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्या नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी के हिसाब से लोगों तक खबर पहुंचती है। तो आज के समय में वो भी पूरी तरीके से सच नहीं है जो हम देख रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमें हमारे देश में हो रहा है वो पूरी तरीके से हमें सुनने को या देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार एक पक्षीय है इन चीज़ों में। संचार माध्यम के लिए एक पक्षीय है कि सरकार तय करती है कि लोगों को क्या दिखाया जाए, ना कि दोनों चीज़ें। अब अगर हमें सारी चीज़ें देखने को मिले तो हम ज़्यादा अच्छे से जान सकें कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन संचार माध्यम के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि हमें घर बैठकर दूर की खबरें सुनने को मिलती है, दूसरे देश में क्या हो रहा है ये जानकारियाँ भी मिलती हैं। और एक विषय में दो अलग अलग न्यूज़ चैनल को देखने से, दो अलग अलग संचार माध्यम को देखने से, सुनने से हम उस विषय में अपना विचार कर सकते हैं।